जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आजकल मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, मोस्टली वो ई-कॉमर्स के ऊपर ही आ रही हैं। तो मैं ई-कॉमर्स तो फुल टाइम काम कर रहा हूँ। आज लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं पैसिव इनकम के ऊपर बना रहा हूँ कि कैसे हम 10 से 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से हम 10 से 20 करोड़ बना सकते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। इसमें करना भी आपको कुछ नहीं पड़ेगा, लिटरली करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो हम कैसे ये जर्नी अचीव कर सकते हैं कि इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप 10-20 करोड़ तक भी जा सकते हैं। वाकई कि हम कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है और ये 10,000 आपने एक साल इन्वेस्ट किया है। एक साल इन्वेस्ट करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम 20% इसके ऊपर लगाते हैं रेट ऑफ रिटर्न एवरेज। वो जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उनका तो अगर हम पिछले एक साल का मुवाजना करें ना, तो उनके शेयर्स की वैल्यूज डबल हो गई है। क्योंकि इस वक्त चल रही है जी बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि आपके जो इंडेक्स है इस वक्त तकरीबन 150,000 क्रॉस कर चुका है। 100 के एस इंडेक्स, ये भी 100 के एस इंडेक्स क्या होता है जी, 100 जो कंपनीज होती हैं टॉप की, वो इसमें आ जाती हैं। तो फिर के MI 30 है, वो क्या है जी, जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं वो KMI 30 में आती हैं। जैसे एग्रो फर्टिलाइजर हो गई, मेज़ॉन बैंक है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो हमारी शरिया कंप्लाइंट में आती हैं। शरिया कंप्लाइंट का मतलब क्या है कि जो इस्लामिक जो असूल हैं उनको फॉलो करते हैं। तो KMI 30 में आ जाती हैं वो सारी की सारी कंपनीज ना। तो इसमें 30 कंपनीज हैं टॉप की जो इसमें आ रही हैं। जो लोग एज ए मुस्लिम, हमें भी चाहिए कि हम KMI 30 में जाएं, जो इस्लामिक जो इस्लामिक रूल्स हैं उसको फॉलो कर रही हैं, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी अर्निंग जो है ना, वो हलाल हो। तो मेरी सजेशन भी आप लोगों से यही है। बाकी मैं खुद भी इसी पे अमल कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, इस जो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि अगर हम $10,000, 10,000 सॉरी रुपीस की इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल के लिए, तो एक साल बाद वो 1,20,000 हो गया। अब आपने ये 1,20,000 का प्रॉफिट निकालना नहीं है, आप इसी को री इन्वेस्ट रहने से। तो फिर अगले साल 1,20,000 का 20% कितना आ गया जी? 24,000। सही। तो आपने वो 24,000 फिर री इन्वेस्ट कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि आपने इसको ना निकालना नहीं है, पैसे बाहर नहीं निकालना, आपने इसको कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग इफेक्ट वो क्या है जी, कि आपका जो पैसा है वो जो जो री इन्वेस्ट होता जाता है, तो उसमें आपको जो है आगे बहुत ज़्यादा जितना भी रिटर्न वगैरह होता है ना, वो आपका वो भी इंक्रीज करता जाता है। इस साल आपको 10,000 मिला है, 10,000 के ऊपर फर्ज कंपेयर 20,000 मिला है, ठीक है। तो तो वही जो पैसा है 20,000, वो अगले साल हो जाएगा 24,000। सही। तो उससे अगले साल वो जो है पैसा, वो 24,000 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा 28,000, 30,000। तो इस तरह क्या क्या होता है कि ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है बेसिकली। यानी कि जितनी आपकी जो अमाउंट है ना, वो री इन्वेस्ट होती जाती है, आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता जाता है। फिर क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज जैसे यूनिलीवर हो गई,
नेशनल फूड्स हो गए, ये बोनस भी देते हैं। बोनस में क्या है, अभी हम मारी पेट्रोलियम की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली 800% का बोनस दिया है। यानी कि जिसके शेयर्स थे 1000, ठीक है, 1000 शेयर्स थे, उसके आप लगा लें 8000 मजीद उसे शेयर्स मिल गए। ठीक है, 800% उसको जो है ना शेयर्स मिल गए उसके। तो बात कहने की जो है ना आपसे यही है, वो उनको मिले हैं जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें रहने दिया। सही। तो दो तरह की मार्केट्स होती हैं। तो यही अब अगर आप इसको तकरीबन 20 साल के ऊपर रहने दें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप होल्ड कर लें, क्योंकि मैंने इसका 1 रुपया भी नहीं निकालना। सही। तो वही जो है हर साल इंक्रीज होता होता तो आपके करोड़ में चला जाता है। आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें उसको, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते जाएं, अगले 20 सालों में आपका 20 करोड़ होगा। आपने शर्त यही है कि आपने 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो आके वो कंपाउंडिंग हो जाता है। कंपाउंडिंग होने के लिए 1 साल का टाइम नहीं चाहिए, वो हर महीने कंपाउंड होता है। तो बाय ये मैं आपको ना कंप्यूटर स्क्रीन में जब बैठूंगा तो मैं इसके ऊपर स्पेशल जो है ना कैलकुलेशन आपके सामने शेयर कर दूंगा, कैसे हम इसको ना कैलकुलेट करते हैं। तो आज जो है ना बेसिकली थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं दूंगा इसके बारे में ना। अगर हम आजकल एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें ना, तो ये चल रही है बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होती है कि तकरीबन हर शेयर्स की जो प्राइस है ना वो इंक्रीज होती जाती है। उसमें इंडेक्स जो है तकरीबन 150,000 क्रॉस कर चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड है हमारे 2026 में इंडेक्स, वो तकरीबन जा रहा है 2 लाख के राउंड वो। अगर 2 लाख पे चलता है तो हमारी जो प्राइसेस हैं, अगर फर्ज एग्जाम्पल अभी एक शेयर 10 का बिक रहा है तो अगले साल वो 20 तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ये बुल मार्केट अभी जो एक्सपेक्टेड है ना, वो तकरीबन 2 साल तो नज़र आ रहा है हमें कि 2 साल तक ना ये बुल मार्केट रहेगी, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना। तो फिर इसके बाद बियर मार्केट आ जाती है। बियर मार्केट में क्या होता है कि आपके शेयर्स की प्राइस उन दिनों कम हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं जी, घबराना नहीं है। आपने भी घबराना नहीं है उस वक्त उसको होल्ड ही रहने देना है। जो अच्छी कंपनीज हैं, आपने मैं सबसे पहले बात यही कर रहा हूँ कि जो कंपनीज अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इन्वेस्ट उसमें करना है। जो लार्ज स्केल पे कंपनीज हैं उनका पूरी हिस्ट्री देखनी है आप लोगों ने। एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है। सबसे पहले उनकी देखें कि जो आप शेयर्स खरीद रहे हो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, चाहे अमेजॉन बैंक ले लें, हम नेशनल फूड्स ले लेते हैं, मारी पेट्रोलियम है, एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर्स है, ये बड़ी अच्छी कंपनीज हैं। ठीक। तो इसमें भी जब आपने शेयर खरीदना है तो देखना है कि क्या हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू भी है कि नहीं है, और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो उसकी टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें तो आपकी आ जाती है नेट वर्थ। उस नेट वर्थ को आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उसकी ना बुक वैल्यू क्या आ जाएगी। एक तो आपने ये कैलकुलेट कर लेनी। सही। कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, फिर आपने प्राइस अर्निंग रेशियो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये फिर आपने डेट इक्विटी रेशियो है वो आपने कैलकुलेट करनी है कि आपके डेट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एसेट्स थोड़े कम है, डेट बहुत ज़्यादा है।
इस तरह से ना आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू का भी मतलब यही है कि इस वक्त एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए और कितनी प्राइस का वो सेल आउट हो रहा है। तो ये सारी टर्में हैं। इंशाल्लाह जो है ना, जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठूंगा तो मैं ना ये आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा ये सारी चीज़ें। अभी मैं एक मोटा मोटा आपको जो है ना एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, उधर देखें, उधर जितनी भी कंपनीज मैंने बताई हैं इनके आप शेयर्स देखें, इनकी वैल्यू चेक करें ज़रा। तो इनकी वैल्यू क्या थी पहले और अब क्या है। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट जंप लगा है डबल, सही। लेकिन ये देखें प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं उनको आपने लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये कम से कम 20 साल, वैसे फॉर एवर देखें आप। अब हम देखेंगे कि कैसे आप 10 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपया बना सकते हैं। चलें जी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और एक्चुअल में रिजल्ट्स देखते हैं जी। ये सरमाया.pk की वेबसाइट है। तो ये इसमें आपको ना फ्री में भी मेंबरशिप इसकी मिल जाती है, ठीक है। तो आपको अगर आप 1 मंथ के लिए ट्रायल लेना चाहें, इनका पेड प्रोग्राम भी फ्री में मिल जाता है। आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं ये वाला प्लान आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्री का प्लान है, जस्ट आप गूगल के साथ लॉगिन कर लें तो इसमें आपको रियल टाइम डाटा मिल जाता है, हिस्ट्री मिल जाती है, एडवांस चार्टिंग टूल्स हैं, ये सारी कैलकुलेशंस आपको मिल जाती हैं जी। पोर्टफोलियो है जी, नंबर ऑफ पोर्टफोलियो 3 है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। तो आपने क्या करना है, इधर आना है, स्टॉक्स में आए, ये स्टॉक्स, इसमें आ जाए, ROI कैलकुलेटर में आ जाए। तो हम किसी भी जो हम कंपनीज़ हैं, जो आपकी फेवरेट कंपनीज़ हैं, तो उनको हम चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नेशनल फूड्स में आ जाते हैं, नेशनल फूड्स, सही, NATF। अच्छा जी, इसमें हम आ गए। अब हमने इसमें डाटा देखना है, मैक्सिमम हम डाटा देख सकते हैं, वो देख सकते हैं 2002 से। तो हम इधर 2002 सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं 2002 में अगर हम इन्वेस्ट करते तो फिर उसकी प्राइस क्या थी, 2002 में कितने का हमने इन्वेस्ट करना था। शेयर्स की प्राइस थी, जो लो प्राइस रही है वो रही है 27, जो हाई प्राइस रही है वो रही है 50। तो हम कहते हैं जी हमने मिड में ख़रीदा है, 27 और 50 के मिड में ख़रीदा है जी, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं जी 35 ले लेते हैं हम, सही, कि हमने 35 का ख़रीदा है। यहाँ पे 40 का 40 लगा लें आप यार, सही। तो हमने एग्जांपल देते हैं, हमने 1000 शेयर खरीदे हैं। अगर आप नेशनल फूड्स में 2002 में इन्वेस्ट करते और कितने जी हमने इन्वेस्ट किए टोटल 40,000, फिर उसके बाद हमने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैं आपसे बात कर रहा था कि हर महीने आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, 10,000 फॉर एग्जांपल, तो 10,000 आप हर महीने इन्वेस्ट करें। अब ये एग्जांपल जो है ना, आपने 40,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन सिर्फ एक बार करनी है। अब इसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सही। तो ये 40,000 आपके कितने बन गए हैं जी। अब ये देखें 40,000 इन्वेस्टमेंट से आपने 1000 शेयर्स खरीदे हैं 2002 में। अब 2025 में आ जाते हैं। 2025 में इसकी करंट प्राइस कितनी है जी, 343 करंट प्राइस है। शेयर्स कितने हो गए हैं, 54,000। अब आप कहेंगे हमने तो 1000 खरीदे थे, ये 54,000 कैसे हो गए। तो इन्होंने कंपनी वक्तन फ़वक्तन बोनस शेयर्स इशू करती है, तो इसकी वजह से आपके जो शेयर्स हैं वो चले गए हैं 54,000 पे। और इस वक्त इसकी वैल्यू कितनी बनती है जी, 18 मिलियन, मीन्स 1,88,00,000। सिर्फ आपने अगर 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 2002 में, तो इस वक्त 1,88,00,000 रुपया आपके अकाउंट में होता। इस वक्त इतनी मालियत के आप मालिक होते।
और अगर ये सोचें आप कि हर महीने अगर आप 40,000 ये इन्वेस्ट करने के बाद 10,000, 15,000, 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते, तो ये वैल्यू 2 करोड़ की बजाय ये चली जानी थी 20 करोड़ पे। अगर आप कंपाउंडिंग देखें, ये बेसिकली कैसे 40,000 2 करोड़ पे चला गया है, ये बेसिकली गया है कंपाउंडिंग इफेक्ट से। इसमें देखें डिविडेंड इसने कितना पे किया है, 40,000 इन्वेस्ट करने से 20 लाख ये आपको डिविडेंड पे कर चुका है, ऑलरेडी पे कर चुका है। टोटल प्रॉफिट वो बता रहा है कितना है जी, 2 करोड़ प्रॉफिट आया था, ठीक है, उसमें से 20 लाख आपको डिविडेंड पे कर चुका है जी। सही। तो ये देखें जी डिविडेंड हर इसमें आपको सरमाया में बताएगा वो 2002 में किस तरह उसने डिविडेंड पे किया है, उसने 2.5 के हिसाब से पे किया है पर शेयर डिविडेंड। और अब आपके पास 1000 शेयर्स हों तो 2025 में अब ये आप लगा लें, देखें 54,000 शेयर्स हैं, तो अब कितना डिविडेंड आपको आ रहा है जी, 1,09,000 का आपको डिविडेंड ही आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 40,000 की। अब यही देख लें आप कि हम कहते हैं जी कि हमने 500 शेयर्स, हम कहते हैं हमने इससे भी कम इन्वेस्टमेंट की होती है। अगर फर्ज एग्जाम्पल हमने 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, हमने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर क्या है जी, फिर कितना होता हमारे पास, ये 94 लाख रुपया होता इस वक्त अगर हम 20,000 की इन्वेस्टमेंट करते। चलें, ये एक कंपनी है जी नेशनल फूड्स। अब हम दूसरी कंपनीज की तरफ आते हैं, इसके अलावा भी देख लेते हैं कोई और कंपनी का डाटा, जैसे लकी सीमेंट है। सही, इधर से आपने इसको चेंज करना है। तो हमारे पास जो डाटा है, अगर हमने 2003 में इन्वेस्टमेंट की होती तो लकी सीमेंट चल जाएंगी 2002 में चले जाते हैं। 2002 में इधर से व्यू हिस्ट्री चेक कर लेते हैं जी। 2002 में प्राइस क्या थी लकी सीमेंट की, वो थी 12.7 से 6.4, लो और हाई। सही, तो हम कहते हैं जी हमने हाई पे खरीदा है, हमने हाई पे खरीद लिया, ठीक है। तो फिर आप कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू क्या होती। अब ये देखिए आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वक्त फिर उसके बाद आप भूल गए हैं, तो आपके 25 लाख रुपए होते। अब 2025 में आपके शेयर्स थे 1000, अब आपके शेयर्स होते 5,375। तो ये डिफरेंट कंपनीज का हम देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल इजीली चेक कर सकते। कोई भी मारी पेट्रोलियम का आप देख लेते हैं, मारी पेट्रोलियम एक अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी अगर आप चेक कर सकते हैं जी, इसी तरह आप चेक कर लें। चलें जी, इस पे टाइम नहीं हम ज़ाया करते, ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कैसे आप चेक कर सकते हैं कंपनीज का डाटा। सही, तो अब आपने क्या करना है कि कोई भी एक कंपनी को जो आप चूज़ करते हैं तो उसको आपने फाइनेंशियली एनालाइज करना है, फिर आपने उनकी देखनी है कंपनी ग्रोथ कैसी है। मैंने ना एक फ़र्ज़ी तौर पे एक डाटा पुराना डाटा है, ठीक है, करंट नहीं है, तो आप ये मैंने 3 कंपनीज का डाटा निकाला था, FFC, फातिमा फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र। अब इसका हम देखें, जो मैंने किताब एक रिकमेंड की थी आपको इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस किताब को आपने लाजमी पढ़ना है। तो उस किताब में ग्राहम ने जो फार्मूलाज बताए थे कि कैसे हम कंपनी को चूज़ करेंगे, तो सबसे पहले उसने कहा था कि कंपनी एक बड़े स्केल की कंपनी होना चाहिए, यानी कि उसकी जो कैपिटल है वो एक अच्छा लार्ज स्केल वाला जो कंपनी हो वो होनी चाहिए। छोटी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। चलिए जी, हम FFC की बात करते हैं। तो सबसे पहले FFC है, हम तीनों कंपनीज का ना 1 बाय 1 देखते हैं डाटा। तो ये ज़रूरी नहीं कि इस वक्त डाटा ये सही होगा गलत होगा, तो आपने इस पर नहीं, सिर्फ देखना है कि आपने चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है। जी क्लियर हो गया। चलें जी, सबसे पहले हम कहते हैं जी FFC फौजी फर्टिलाइज़र, एक है भी फौजों की कंपनी। तो पाकिस्तान में इसकी मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू है, एक स्टेबल कंपनी है, तो ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी। ये कंपनी मोर देन आई थिंक सो 40 ईयर्स हो चुके हैं इसको, 40 to 50 ईयर्स। तो ये कंपनी लार्ज स्केल पे है एक तो कंपनी,
इसके ऑलमोस्ट ये 30% शेयर्स कह लो के होल्ड करती है मार्केट को 30%। और एंग्रो की हम बात करें तो ये 35% होल्ड करती है मार्केट शेयर। और फातिमा फर्टिलाइज़र ये तकरीबन ना 15% ये होल्ड करती है फातिमा फर्टिलाइज़र। ये इस वक्त ग्रोइंग है। तो पहले नंबर पे सबसे हम जो स्टेबल कंपनी देखेंगे तो ओल्डेस्ट और स्टेबल कंपनी है एफएफसी, तो ये नंबर 1 पे है। देन एंग्रो आ जाती है, ये भी बिग साइज़ बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, ठीक है, लेकिन एफएफसी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र इन दोनों से नई कंपनी है, ये इतनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, सही, ये ग्रोइंग कंपनी में आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है जी इस वक्त इस कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो है वो क्या है जी, वो कहते हैं जी होना चाहिए 0.5। तो इस कंपनी का देखते हैं एफएफसी का कितने जी 0.28 है, ये यानी कि डेट कम है, सही। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इस हिसाब से इसकी रेशो बेहतर है। तो इसकी 0.4 है, तो इसकी कितनी है जी डेट इक्विटी रेशो 1.32, तो ये ज़्यादा है जी, सही। तो यानी कि इक्विटी और डेट इनका हम रेशो निकालें तो डेट ज़्यादा है एंग्रो का। तो ये हमने देखना है क्योंकि एंग्रो के बैक पे एक ना एंग्रो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है बैक में, तो ये इसको काफ़ी सपोर्ट करती है एंग्रो का, सही। तो ये हम सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं देखने से पहले ना। तो इस तरह से करंट रेशो देखें तो होनी चाहिए 2। इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स डबल होने चाहिए लाइबिलिटीज से, यानी कि आपके एसेट्स बैक लाइबिलिटीज से डबल होना चाहिए। लेकिन इसके कितने जी एफएफसी के 1.21 है, ठीक है, डबल तो नहीं है लेकिन लाइबिलिटी से ज़्यादा है। तो इसके देखें 1.53 करंट रेशो है, तो इसका मतलब है कि ये डबल नहीं है लेकिन 1.5 गुना है, ठीक है। अगर हम एंग्रो की बात करें तो एंग्रो के है जी लाइबिलिटी ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है। तो करंटली अभी इनकी क्या सिचुएशन है ये तो आप चेक करना होगा, तो बड़ा इजीली आप ना चेक भी कर सकते हैं। तो पीएसएस की वेबसाइट पे जाएं या फिर यही सरमाया की वेबसाइट पे भी जाके आप इनकी जो है एसेट्स ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जी, ठीक है। तो मैं अच्छा जी, ये इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे बेहतर कंपनी जो है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है एफएफसी। फाइनेंशियली सॉलिड ड्यू टू लो डेट बट लिक्विड डस नॉट फुली मीट द ग्रैहम वेल स्ट्रिक्ट रूल। अब इसमें जो है ना ग्रैहम ने कहा था कि 2 रेशो होनी चाहिए, लेकिन ये अगर इन तीनों का कंपैरिजन लगाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। एफएफसी एक स्टेबल कंपनी है। अगर नेक्स्ट देखें जी अर्निंग स्टेबिलिटी नो लॉस इन लास्ट 10 ईयर्स। अब इसमें जो है मेन कोई लॉस नहीं होना चाहिए, पिछले 10 साल का बने एनालिसिस करना है तो 10 सालों में लॉस नहीं आना चाहिए, स्टेबल कंपनी। तो ये सबसे बेहतर कंपनी एफएफसी है। तो फातिमा का हमें इतना डाटा है नहीं है, और एंग्रो का आई थिंक मैंने चेक नहीं किया 100% इसको, तो इसका भी होगा क्योंकि इतनी तो पुरानी एंग्रो भी काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो इसका लॉस आई थिंक सो है कि नहीं है ये कंफर्म करना पड़ेगा। ये भी अगर लॉस इसका नहीं है तो ये भी एक अच्छी कंपनी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका फातिमा का तो इतना डाटा ही नहीं है, वो 5 से 7 साल का डाटा है, तो इसमें तो आती नहीं है वो, सही। डिविडेंड रिकॉर्ड अनइंटरप्टेड डिविडेंड फॉर 20 ईयर्स। अब इसमें क्या है कि 20 सालों का डिविडेंड कंसिस्टेंटली वो पे करे, हर साल पे करे, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। तो ये देखें तो ये बेस्ट कंपनी है जी, इन तीनों में से ये एफएफसी कंटिन्यूसली डिविडेंड पे कर रही है। तो ये इसकी इतनी हिस्ट्री नहीं है। फातिमा फर्टिलाइज़र गो के एक अच्छी इस वक्त नज़र आ रही है, इसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसमें अगर देखिए हैज़ गुड, इसका भी 15 साल का रिकॉर्ड है, तो अच्छी कंपनी है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्राहम का अगला रूल्स क्या है जी वैल्यूएशंस का, कि आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो उसकी जो वैल्यू है असल उससे ज़्यादा नहीं महंगी ख़रीदनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफली खेलें तो ऐसी कंपनी में जाना है जिसकी
असल वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, आप उसको खरीद रहे हो, इस वक्त मार्केट में वो बिक रही है 200 रुपये की, 150 रुपये की, तो आप पहले ही महंगी खरीद रहे हो, तो जो है ना किसी वक्त भी जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो फिर जो है ना आपको लॉस होने के चांसेस हैं। तो ग्रैहम ये कहता है अपनी बुक में कि आपने जो ख़रीदनी है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो उस शेयर्स को बाय नहीं करना जो ऑलरेडी महंगा सेल हो रहा है, असल उसकी वैल्यू कम है, यानी कि अगर हम उसकी नेट वर्थ निकालें, नेट वर्थ को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ शेयर से, तो उसका पर शेयर वैल्यू निकल आती है। तो उस वैल्यू को आपने लाजमी नज़र रखता है जी। इसमें आपने PE रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो आपकी निकालेंगे, ठीक है। डोंट पे मोर देन 15 टाइम्स ऑफ द अर्निंग, तो आपने 15 टाइम्स ऑफ द अर्निंग नहीं पे करना। PB रेशो, अब ये कितने जी 1.5, डोंट पे मोर देन 1.5 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो हम इसको अब जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो इनकी जो वैल्यू है ना वो 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको जी निकालते हैं जी। इसकी PE रेशो है जी 7.8, तो उसने क्या कहा था जी 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसकी रेशो ठीक है जी 7.8 है। PB रेशो उसने कहा जी 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी कितनी है जी 2.7, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन को आपने मल्टीप्लाई करना है तो कितनी बनती है 21। उसने कहा जी 22 जो कंबाइंड रेशो है ना इसकी, वो 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये कम ही है ये, तो ये रूल पास कर गई है। लेकिन PB इसकी ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ये सेल हो रहा है इस वक्त। लेकिन हम अर्निंग भी अगर देखें ना, देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बुक वैल्यू, ठीक है, एक होती है इसकी अर्निंग। अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत, अगर उसकी प्राइस महंगी भी सेल हो रही है लेकिन वो उसका रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो उसको कवर अप कर जाते, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर, तो इसमें ये पास कर जाती है एग्रो फर्टिलाइज़र। अगर हम फातिमा देखें तो फातिमा इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कवर कर रही है, वो दोनों 1.5 होना चाहिए, तो ये 1.7 है, ये ओके है। तो थोड़ा सा फ़र्क है PB का ना, स्लाइटली डिफरेंट है, तो इसमें आ गई 12.75, तो इसमें 22 उसने कहा था। तो फातिमा जो है ना ज़्यादा बेहतर लग रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र स्टेबल कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो जो है डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो वो उनको जाना चाहिए FFC में, और जो है कि रिस्क लेने वाले तो उनको इसमें जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब एंग्रो की तरफ आते हैं। एंग्रो की तो इस वक्त लग रही है कि जो है ना 22 होना चाहिए, ये 67 पे आ रही है, तो 6.6 टाइम्स ना इसकी रेशो ज़्यादा लग रही है। PB जो है इस वक्त मार्केट में जो ये शेयर्स की वैल्यू जो सेल हो रही है ना, ठीक है, जो शेयर्स की प्राइस है वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से। तो हम अगर देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र लुक्स अंडर वैल्यूड to FFC and agro fertilizer attractive for enterprising investment will be acceptable to hire। तो इस तरीके से इसे जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा, ये तो एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। फिर आपने देखना है कि जैसे ये कंपनीज हैं, इनकी मेन इनके इश्यूज़ क्या हैं, सही, यानी कि ये कंपनी किस पे डिपेंड करती है, इनका रॉ मटेरियल क्या है, इनकी जो है अगर हम देखें जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है ना मेन। अच्छा, मैंने एक इसमें अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें ना आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी होती हैं इसमें ना। तो इसमें आपने देखना है जी फ्यूचर इसका ROI कैसा जा रहा है कंपनी का, ये भी आपने मद्देनज़र रखना है। दी कॉस्ट ऑफ सेल, मेन मटेरियल कोल एंड गैस है जी, ठीक है, यानी कि इसमें सीमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसका जो कॉस्ट ऑफ सेल है, मेन मटेरियल क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। कोई गवर्नमेंट का रूल्स तो नहीं चेंज हो रहे क्या? अगर फॉर एग्जांपल कोल एंड गैस, इसकी फर्टिलाइज़र का अगर एग्जांपल, तो अगर इसका है मेन मटेरियल कि क्या उनकी अजारादारी मोनोपोली कितनी है, किसकी मोनोपोली है इसमें, तो उनका क्या अपने पावर पॉइंट्स लगे हुए हैं, और फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है जी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। इक्वल पार्टनर क्या ओवर इन्वाइसिंग तो नहीं है, इन्फ्लेटेड सैलरीज वगैरह, अंडर इन्वाइसिंग होती है, ओवर इन्वाइसिंग होती है कि ये इनके ऑडिटर्स कौन है, सही। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना देखनी है। तो फिर जैसे नेशनल फूड्स का अगर हम देखें तो उस रिसेंटली में हम फैसलाबाद या मुल्तान में उसने अपना एक ना प्लांट भी लगाया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। पहले कराची में था, तो उसके लगाने से उधर क्या हुआ कि उनकी जो ट्रैवलिंग की जो फ्रेट की जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो गए, क्योंकि पहले कराची से पूरे मुल्क में डिलीवर करते थे। तो अब क्या कर रहे हैं, वो उधर से डिलीवर करेंगे। वो पंजाब के लिए उन्होंने फैक्ट्री की लगा ली, तो उसमें उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई। इसका क्या होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से वो आउट ऑफ कंट्री भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मार्ट शुरू किया है एंग्रो इसने नेशनल फूड्स वालों ने। तो इस तरह से आपको जो है ना एनालिसिस करना पड़ता है सारी चीज़ों का, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, देन सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। जी आपको बताते हैं पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है जी। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप आ जाएंगे dpspasx.com.pk की वेबसाइट पे। PSX से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। इधर आपने आ जाना है KMI 30। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, ये जो अल शरिया कंप्लाइंट वाली जो कंपनीज़ हैं तो उसमें आप जो है ना इन्वेस्ट करें। तो उसमें हम आते हैं जी, जैसे ये है जी फौजी फर्टिलाइज़र है। अब इसको ना आप कैसे दे सकते हैं, वेटेज भी दे सकते हैं इसको ना। जैसे KMI 30 है, ये 30 कंपनीज़ हैं, सही। तो इसमें आप क्या करें कि वेटेज दे दें। इसको आप क्लिक करेंगे इसमें तो ये आपको सॉर्ट कर देगा वेटेज के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जो टॉप की कंपनीज़ हैं जिसका वैल्यू ये कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है जी एंग्रो है, एंग्रो होल्डिंग्स। इसका 10% शेयर है जी, ठीक है। फिर लकी सीमेंट आ जाती है, इसका कितना जी 9% शेयर है। अब लकी सीमेंट है, जैसे एंग्रो होल्डिंग्स है, इस तरह से मिज़ान बैंक है, ऑयल एंड गैस है, मारी पेट्रोलियम है, ठीक है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, मिलर ट्रैक्टर्स हैं, DG1 सीमेंट है, मेपल लीफ है। अब ये सारी कंपनीज आपने क्या करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, फ़र्ज़ करना आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हों, सिर्फ 5000 से भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपको प्रॉपर एक तरीक़ेकार बताऊंगा ऑथेंटिक पर्सन्स कौन है कि जहां पे आप अकाउंट अपना बना सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 5000 आपको इनिशियल डिपॉजिट करना होगा अकाउंट ओपन के लिए। तो उसमें आपने क्या करना है, वो जो 5000 है वो भी आपके चार्जेस नहीं है, उसकी 5000 की भी आप शेयर्स की बाइंग कर सकते हैं। जैसे 5000 है तो फॉर एग्जांपल आपने 10000 की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो उसमें से 10000 को आपने क्या करना है कि ये जो 10% है आप उसका 10% ले लें 10000 का। इस तरह से 10 से 15 कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, टॉप की जो कंपनीज़ हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर लें। या फिर अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इनकी, जैसे मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो आपने उस हर एक कंपनी की चेक करनी, नेटवर्थ क्या है, कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा जो कम प्राइस पे सेल हो रही है, जिसकी बुक वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट में इस वक्त कम प्राइस पे सेल हो रही है, तो उसकी कल को उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो आपने ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, तो 1 बाय 1 आप डिटेल उसकी चेक करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि टॉप की जिनकी, ये देखें जी वेटेज आपने निकाल लेनी है, इंडेक्स ये देखें, ये अब सॉर्ट किया मैंने तो मैं ये है टॉप टू बॉटम, तो जिसकी वेटेज ज़्यादा है तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल 10000 है तो 10000 की भी आपने इसके 10% है, 9% है, 8% है, तो इस तरह से आपने जो है ना इसकी वेटेज निकाल के तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर लें। जो टॉप की 15 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप बिल्कुल कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूं, किस में डालूं, तो इसमें टॉप कंपनीज में आप डाल दें।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जी काम जी। इसमें आप स्टॉक चेंज में आप फाइनेंशियल फ्रीडम एक अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है कि आपको अब करना कुछ नहीं पड़ना, तो आपके पैसे बनते जाएंगे। तो ये तरीक़ेकार मैंने एक डिटेल में आपको बताया है, सही। अब आप इसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने अपने कमेंट लाजमी करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं बताऊंगा कि आगे आपने कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कितने रुपए में हो जाएगा, हर चीज़ आपको मैं डिटेल में, स्टॉक की बाइंग कैसे कर सकते हैं आप ऑथेंटिक पर्सन से आपने करनी है। ये नहीं कि कोई भी आपको मैसेज करे और आप जो है उधर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इसमें जो है ना वेरीफाइड, ये एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाते। इसमें वेरीफाइड पर्सन्स हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन है, एक 40 से 50 साल पुराना अदारा है। तो ऐसे यानी कि अदारे जो ऑथेंटिक हैं उनमें अपने अकाउंट ओपन करें सिर्फ 5000 रुपीज़ में। और वो डिटेल कैसे ओपन करना है, बाइंग कैसे करनी है, तो आपने जो है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, तो कमेंट लाजमी करना है आपने इस वीडियो के ऊपर, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो जो है उसी के मुताबिक मैं बना सकूं कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।